धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है, मुसलसल हादसों से बस मुझे इतनी शिकायत है कि ये आंसू बहाने की भी तो मोहलत नहीं देते। लगता है प्रोफेसर वसीम बरेलवी का ये शेर आज फिलिस्तीन के हालात पर पूरी तरह लागू हो रहा है। अस्पताल बर्बाद किए जा रहे हैं, रहने की कोई जगह नहीं छोड़ी जा रही है। अगर जाकर राफा बॉर्डर पर कुछ लोग इकट्ठे भी हो गए हैं और किसी तरीके से जिंदगी की जद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर भी जमीनी हमले की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर रमजान को सही सलामत मनाना चाहते हो तो बंधक को रिहा कर दो, नहीं तो रफा बॉर्डर पर हमले कर देंगे। कहा जा रहा है कि अल अक्सा मस्जिद में रमजान के महीने में घुसने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट छापी जा रही है वाशिंगटन पोस्ट के जरिए कि ईरान ने हिजबुल्लाह को कह दिया है कि ना भैया ना, इजराइल से लड़ना मत। तो कैसे इन तमाम चीजों को देखा और समझा जा सकता है, इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद अहमद काजमी साहब। मिडिल ईस्ट पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, मीडिया स्टार वर्ल्ड के संपादक हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मौका दिया। मौतों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच चुका है। राफा के आसपास जो लाखों की तादाद में भीड़ है, उस पर मौत का खतरा मंडरा रहा है। हमले करने की कोशिश की जा रही है। खाने पीने का सामान जो है गाजा वालों के पास नहीं पहुंच रहा है। 8-8 साल के जो बच्चे हैं वो भूख से तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। अल नासिर अस्पताल को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, ये यकीनी तौर पर बहुत ही तकलीफदेह मौका है, इसलिए कि ये जंग किसी को भी नहीं बख्श रही। यानी इजरायली जो हमले हैं वो हर जगह कहा जाता है कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाओ, फिर साउथ में कहा जाता है कि यहाँ भी हमले होंगे, और जाएं तो जाएं कहाँ। आम लोगों के लिए बहुत ही सख्त सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो जंगबंदी की बातें हो रही हैं, वहां भी कोई पेशरफ्त होती नजर नहीं आती। एक तरफ ये कहा जाता है कि हमास अपनी उन शर्तों से पीछे नहीं हट रहा। वो रिपोर्टें मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं। तकरीबन 1.5 महीना हो गया कि पूरी तरह से गाजा को खाली करो और जंगबंदी पूरी तरह से करो, टेम्परेरी नहीं, तब कैदियों की अदला बदली की जाएगी। बीच में यह भी रिपोर्ट आई कि सिर्फ 20% हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। अभी कल एक रिपोर्ट आई इजरायली मीडिया में हमास को कोट करते हुए कि उन्होंने कहा है कि हमारे 6,000 लड़ाके मारे गए हैं। अब टाइम्स ऑफ इजराइल ने अपनी तरफ से जो रिपोर्ट छापी उसमें कह दिया कि नहीं, 12,000 हमास के लोग मारे गए हैं। और वो कभी कभी किसी वीडियो के आने की बात कह रहे हैं। याहिया सिनवर की एक वीडियो क्लेम की गई थी, जो पीछे से कोई सीसीटीवी कैमरे की शायद वीडियो थी। तो वो मुसलसल इस तलाश में है कि किसी तरह से हमास के लीडर्स हाथ लग जाएं, उनको हम कत्ल कर दें या कैद कर लें। तो ये इस बीच में अवाम मुसलसल पिस रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है और बहुत ही अफसोसनाक है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फिर से साउथ अफ्रीका पहुंच गया है। अरब मुल्कों में से, मुस्लिम मुल्कों में से कोई उस कोर्ट में नहीं पहुंचा है। ये बहुत ही गैर मामूली। एक और खबर आई है कि हूथियों ने जो बाबल मंदब रोका हुआ है इजरायलियों और अमरीकी और बरतानवी जहाजों के लिए, अब जमीनी रास्ते से यूएई से सऊदी अरब और वहां से जॉर्डन और जॉर्डन से इजराइल माल का पहुंचाने का सिलसिला जारी है। यानी 2 किस्म के कैरेक्टर हैं जो मुसलसल नजर आ रहे हैं। ये सूरत हाल है। जी, कई सवाल पैदा होते हैं जो आपने अपना पूरा एक संबोधन सा दिया है, छोटा सा, लेकिन हम एक एक करके कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ ये है कि वो लोग मार रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं, चाहे याहिया सिंवार का वीडियो हो, चाहे वो ये दावे कर रहे हो कि हमास के कितने लड़ाके मारे गए हैं और कितने नहीं। लेकिन इसी के साथ कतर को भी तो निशाना बनाया जा रहा है ना। कतर पे भी फिर से एक बार भड़क गए हैं नेतन्याहू। जी हाँ, वो तो कमाल ये है, नेतन्याहू इतने फ्रस्ट्रेशन में नजर आ रहे हैं कि वो जो उनके साथ भी होता है उसके भी खिलाफ बोलने लगते हैं। देखिए, कतर, ये बात अपनी जगह सही है कि वहां हमास के लीडर्स का मेजबान भी है और कतर का एक नजरियाती ताल्लुक हमास से कनेक्ट करता है
अखवानुल मुस्लिमीन, जिनको अखवानुल मुस्लिमून भी कहा जाता है अरबी जबान में, वो नजरिया एक है। लेकिन कतर ने बहुत सी मुश्किलात हल की हैं, बेहतरीन मीडिएटर के तौर पर अब तक सामने आया है और किसी के बस की बात नहीं है। ओमान का कोई रोल बीच में नजर आता था, लेकिन अब वो भी पीछे हटा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से जॉर्डन और मिस्र, जो बिल्कुल इजराइल की गोद में बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खोई हुई है। लेकिन नेतन्याहू अब ये कह रहे हैं कि साहब आप दबाव डालो, आप ही उनको मदद करते हो और आप ही इन कैदियों को छुड़वाओ, नहीं तो आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सूरत हाल है। उनकी दिमागी तवाजुन जो है वो भटका हुआ है। और ताजा एक और खबर ये भी आ रही है कि अब शायद कोई सरकार बदलने की बातें हो रही हैं इजराइल में। जंग के दौरान बदल पाएंगी, इलेक्शन तो होने के कोई चांस नहीं है। इलेक्शन के बारे में ये कहा जा रहा है कि कुछ साल लगेंगे इलेक्शन में। हमें याद है कि 2-2.5 साल में कम से कम 5 इलेक्शन उनके यहाँ हुए थे। उसके बाद ये ऐसी सरकार आई थी जिसमें मजीद शिद्दत पसंद किस्म के लोग थे और ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से इस पूरे खित्ते को तबाह करने पर तुले हुए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जहां चारों तरफ ये रिपोर्ट आ रहे हैं कि मूडीज ने कह दिया है कि इनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, ये खबरें छप रही हैं कि समुद्र के रास्ते जो इनका धंधा पानी था वो बंद हो गया है, इनकी जो तमाम चीजें हैं वो 20% तक व्यापार के मामले में गिर गई हैं, लेकिन फिर भी जुल्म जाती में कोई कमी नहीं आ रही है। आपने जिक्र किया आईसीजे का। आईसीजे में मेरी जानकारी के मुताबिक यूएन ने 2 दिसंबर 2022 में एक एप्लीकेशन मूव की थी यूएनजीए के हवाले से, और उसमें कहा था कि इस बात पर सुनवाई करे आईसीजे कि इजराइल ने जो 56-57 साल से कब्जा कर रखा है फिलिस्तीन के इलाके पर, उसे कैसे देखा और समझा जा सकता है। साउथ अफ्रीका नहीं गया है अभी। साउथ अफ्रीका जेनोसाइड वाले मामले पर गया है। साउथ अफ्रीका वो जो इस वक्त जिस तरह से गाजा में कत्लेआम किया है इजराइल ने, उसके खिलाफ साउथ अफ्रीका गया है। और साउथ अफ्रीका की जो इमेज है वो नेल्सन मंडेला के साथ जुड़ी हुई है। जैसे भारत की इमेज एक लंबे अरसे से महात्मा गांधी के नजरिए से जुड़ी रही है। अब हालांकि हमारे यहाँ सरकार इस किस्म की है कि पहले झटके में ही मोदी जी ने कह दिया हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका का जो वो रोल है वो बहुत ही अप्रिशिएबल है, तारीफ के काबिल है कि वो इंसानों के कत्लेआम के खिलाफ वो अदालत में गया और वहां पहली बार इजराइल के खिलाफ ऐसी हियरिंग हुई और उसमें यह कहा गया कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट देनी है कि कोई कत्लेआम जैसा वाकया ना हो, इसको यकीनी बनाना है। तो मैं उस पहलू से इसको कह रहा हूं। लेकिन यह कि बाकी जो 57-56 मुल्कों के बारे में कहा जाता है मुस्लिम मुल्क, वो मुसलसल ना सिर्फ कातिलों के साथ हैं, यानी उन्हें मदद नहीं दे रहे बल्कि कातिलों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। आपने जिक्र किया यूएई का, सऊदी का, जॉर्डन का कि भैया समुद्र के रास्ते से धंधा पानी नहीं चल रहा है तो इजराइल तक माल भेजने के लिए इनकी सड़कों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए, ये तो बेनकाब है। ईरान ने, वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह जंग करने से रोक दिया है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? देखिए, अभी वॉशिंगटन पोस्ट ने जो छापा है, मुझे यकीन है कि उसने कहा होगा रिलायबल सोर्सेज। मैंने वो रिपोर्ट खुद नहीं अभी देखी है। किसी सरकार के जिम्मेदार को कोट करके अगर कुछ किया हो तो आप मुझे बताइए, मेरी जानकारी बेहतर हो जाएगी। लेकिन ऐसे वक्त में सोर्सेज के बहाने जो खबरें इंजेक्ट की जाती हैं, आपको मालूम है कि जंग के शुरू में भी कई इस किस्म की खबरें आई जिसको बाद में इनकार किया गया, मना किया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इसको उससे पैरेलल करके देखा जाए कि अमेरिका ने बार बार इजराइल से कहा कि हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना। मुसलसल कई बार कहा गया, एंटनी ब्लिंकन ने आकर के कहा कि ये जंग ना करना हिजबुल्लाह के साथ में। तो ये तो बहुत बार ठीक है, उन्हीं की जबान से सुना समझ आती, यहाँ तो समझ आती है कि चलिए इजराइल पर अमेरिका, फ्रांस और पूरे यूरोप दबाव बना रहे हैं, भाई लेबनान से मत लड़ो। लेकिन हिजबुल्लाह जो है, क्या आपको नहीं लगता, फिर मैं आपसे एक बार ये सवाल उठाना चाहता हूं कि अगर इजराइल मुक्का दिखा रहा है तो ये सिर्फ डंडा दिखा रहा है, या वो डंडा दिखा रहा है तो ये तमंचा दिखा रहा है? यही नूरा कुश्ती चल रही है। देखिए, ये आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल एक
नकली ही मुल्क समझिए, लेकिन उसको दुनिया के बदमाशों का सपोर्ट है और वो एक मुल्क है, एक बहरहाल उसकी फौज है और न सिर्फ उसकी फौज है, अमेरिका के बेड़े वहां आसपास और मुसलसल हथियार मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है अभी तक कोई हेलीकॉप्टर नजर नहीं आया हिजबुल्लाह का, ना ही कोई जहाज उड़ता हुआ नजर आया जिसने बमबारी की हो। जहां तक लेबनान की अपनी फौज की बात है, लेबनान एज ए कंट्री वो अभी अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत ही दिलचस्प बात है कि लेबनान की हुकूमत हिजबुल्लाह के किसी भी एक्शन के खिलाफ भी नहीं बोलती, ना ही उसको मना करती, क्योंकि उसे ये लगता है कि साउथ का जो सबसे खतरनाक बॉर्डर है जो इजराइल के साथ है, जिसने इस इलाके में बहुत सा इलाका एक जमाने में कब्जा किया हुआ था, बेरूत तक में उसकी फौजें घूमती थी, उसको बाहर करने का काम हिजबुल्लाह नहीं किया है। सवाल तो यहीं बढ़ जाता है ना सर, जब हिजबुल्लाह वाकई में साउथ में मोर्चा खूब बेहतरीन ढंग से संभाले हुए है और वो इजराइल से जमीन भी वापस ले चुका है लेबनान की, तो वो अब उस तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? हमास के लीडर को वहां मार दिया जा रहा है, हिजबुल्लाह के लीडर को वहां मार दिया जा रहा है, आम शहरियों को वहां मार दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से कौन सी सख्त कार्रवाई की गई है जिसे कहा जाए कि हाँ भाई वो करारा जवाब दे रहे हैं? नहीं, हिजबुल्लाह ने उनके सर्विलेंस पोस्ट पर कई जगहों पे हमले किए हैं, कई शहरों पर हमले किए हैं और लेबनान के नजदीक जितने इलाके यहूदी बस्तियों के खाली हुए थे वो वापस नहीं आ सक रहे हिजबुल्लाह के यही हमलों की वजह से। और अभी जो 4 दिन पहले उनकी हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर हुई है, उन्होंने नबातिया जो एक जगह है साउथ लेबनान की जिस पर शहरियों पर इजराइल ने हमला किया, 6 लोग मारे गए, तो उसके बाद उन्होंने खून का बदला खून कहा है। ये कहा है कि अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं, कुछ बस्तियों पर और कुछ इमारतों पर नहीं, बल्कि हम बदला लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। तो अब देखिए, जंग जो है उसको किसी एक दिन में नतीजे के तौर पर नहीं देखा जा सकता। मैं इसीलिए आपसे पहले भी कहा, क्योंकि सबसे पहली तकरीर में उन्होंने कहा था कि हमने 1/3 इजरायली फौज को इस वाले बॉर्डर पर एंगेज किया हुआ है। तो 4 महीने लेकिन इस बात को आप कैसे नकार सकते हैं? क्योंकि ईरान भी चाहता होगा कि भाई जंग ना फैले, वो बोलता होगा हिजबुल्लाह को भैया हल्का हाथ रखो, तो ये बात में तो दम है ना वॉशिंगटन पोस्ट की। नहीं देखिए, ये बात सुनिए, अमेरिका भी ये कहता है कि वो जंग नहीं फैलाना चाहता, लेकिन वो इजराइल को मुसलसल हथियार दे रहा है। ईरान जब कहता है कि वो जंग नहीं फैलवाना चाहता, तो अगर उसने हिजबुल्लाह को ये बात कही हो तो मैं उसे कंफर्म या डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ईरान भी ये नहीं चाहता कि जंग ये फैले, ज्यादा मुल्कों में फैले। ये बात कई बार उनके फॉरेन मिनिस्टर कह चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कतर के जरिए ईरान की बातें अमेरिका तक भी पहुंच रही हैं और कोई ना कोई तालमेल बहुत मुमकिन है डिप्लोमेसी में हो। मैं एक आम आदमी वाला सवाल करना चाहता हूं, इजराइल बीच में है, चारों तरफ से मिलके क्यों नहीं हमला करके एक बार टंटा खत्म कर देते हैं जी? अरे चारों तरफ वाले वो जो हुक्मरान हैं जो इजराइल और अमेरिका के ही गुलाम हैं, उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं आप? मुझे तो ताज्जुब ये है कि आपको ये मालूम है कि मिस्र, जॉर्डन जो इमीडिएट उसके पड़ोसी हैं, सऊदी अरब जो यहूदियों की अय्याशी के लिए नियोम शहर बनाया है उसने, उसको गाड़ी में बैठेंगे 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे इजराइल से सऊदी अरब। तो इन हुकूमतों से अगर अब तक भी ये जो कर रहा है उससे सवाल है ना सर मेरा, जो कर रहा है उससे सवाल है मेरा। देखिए, जो कर रहा है वो रेजिस्टेंस फोर्स वाले कर रहे हैं। देखिए, हिजबुल्लाह रोजाना हमलों का जवाब दे रहा है। हजदल शाबी जो इराक में है वो अमेरिका के ठिकानों पर मुसलसल हमले कर रहा है, सीरिया में, इराक में, और हूथियों ने तो बड़ा कमाल किया हुआ है। अब तो ऐसा लगता है कि शायद हिजबुल्लाह की ताकत भी शायद उसके सामने छोटी हो, जिस तरह से। और मुझे याद है एक तकरीर में शुरू की जो जंग के बाद पहली तकरीर थी हसन नसरुल्लाह की, तो उन्होंने कहा था कि हूथी यमन की एक सरकार है, हम सरकार नहीं है। तो वो सरकार की सतह पर बाकायदा फैसले ले रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम अकेला नहीं छोड़ेंगे फिलिस्तीनियों को, हम अपने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक
हम इजराइल को जो भी इधर से जहाज आएंगे रोकेंगे, और वो अब तक नतीजा देख रहे हैं। सवाल ये है कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, हशदल साबी हो, हमास हो, या तमाम जितनी भी रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं, प्रतिरोध करने वाली जो क्षमताएं हैं, वो लगी हुई हैं अपने काम में। लेकिन फिर भी अगर नेतन्याहू ये कहता है कि हाँ, मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रमजान के महीने में अल-अक्सा मस्जिद में लोगों को जाने से रोका जाए ज्यादा तादाद में, और योव गैलेंट ये कहता हो कि अगर हमारे बंधकों को नहीं छोड़ा गया तो राफा पर तांडव कर देंगे, तो असर तो कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, मैं आपको एक और धमकी की बात मैं बताता हूं, धमकियां किस तरह से चल रही हैं इस जंग में। अभी जब 4 दिन पहले हसन नसरुल्लाह ने तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास, यानी लेबनान के पास और हिजबुल्लाह के पास जो मीडिएटर्स आ रहे हैं दूसरे मुल्कों के, उन्होंने कहा, किसी एक मीडिएटर ने कहा कि आप लोग जो हैं यहाँ से बॉर्डर से 10 किलोमीटर पीछे चले जाएं, नहीं तो अगले 2 दिनों में इजराइल बहुत बड़े हमले करेगा। तो ये धमकियों के प्रपोजल था, वो फ्रांस का प्रपोजल था बाकायदा। हाँ, तो वो इस तरह की धमकियां जंगों में होती हैं, अब भी धमकियां हो रही हैं। देखिए, सबसे अहम काम होता है दुश्मन की ताकत का असेसमेंट। ये जब जो भी जंग में होता है, वो लोग जरूर इस बात का अंदाज लगाते हैं हम क्या करेंगे, उसके जवाब में क्या कुछ होगा। वो बाकायदा एक्सपर्ट लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं। और जिस तरह से 7 अक्टूबर के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त हमास ने भी तो अंदाज लगाया होगा कि इसके जवाब में क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ वो उन्होंने 7 अक्टूबर को किया है। हालांकि बाद में कुछ इस किस्म की बातें आई कि ये पहली जंग है जिसमें इजराइल की तरफ से इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए। लेकिन बहरहाल जंग के दौरान दुश्मन पर नजर रखना, उसकी साइकोलॉजी पर नजर रखना, ये काम होता है बहुत ही अहम। अब क्या इसको ये धमकी समझ रहे हैं या हकीकत समझ रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन रमजान में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ सकती है। हमास की तरफ से जो बयान आया उसमें खास तौर पर कहा गया है कि ये बंद करना फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए ये इजरायली यहूदी मजहबी जंग का हिस्सा है। यानी तकरीबन जिसे मुसलमानों में जिहाद कह दिया जाता है, आम तौर पर जो जिहाद का मानी समझा जाता है, उसकी बात उन्होंने कही है। लेकिन जवाबी कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, ये असेसमेंट का वक्त चल रहा है अभी। और मुझे ऐसा लगता है कि रमजान में शायद इजराइल वो हिम्मत ना कर सके कि वो उसमें एक चीज और है, जो इजरायली अरब मुस्लिम्स हैं, अगर इसे कहा जाए, उनको वो सिंबॉलिक वहां लेकर के जाएं या उन्हें इजाजत दें, और जो बाकी फिलिस्तीनी हैं कब्जे वाले इलाकों में शायद उनको इजाजत ना दें। तो ये सूरत हाल है। रमजान बहुत ही अहम वक्त होने जा रहा है इस जंग का, इसका अंदाज हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अब कुछ रणनीति कूटनीति को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के 26 विदेश मंत्री बयान जारी करके कह रहे हैं राफा पर हमला मत करो। ये कह रहे हैं कि अमेरिका उसकी मदद ना करे। मामला आईसीजे में चला गया है। यूएनएससी में 2 प्रस्ताव हैं, अल्जीरिया लेके पहुंच गया, अमेरिका भी एक प्रस्ताव वहां पे ला रहा है। तमाम तरफ से आवाजें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से नेतन्याहू की बातें चल रही हैं, नेतन्याहू आईडीएफ के जरिए कत्लेआम करा रहे हैं, उसे लग ये रहा है कि जो तमाम लोग बैठे हैं अगल बगल में इसके फिलिस्तीन के आसपास, वो रणनीति कूटनीति को समझ ही नहीं पा रहे हैं इजराइल और अमेरिका की। नहीं, देखिए, जिनको समझना है वो समझ रहे हैं, जिन्हें नहीं समझना, जो अपने इजराइल से ताल्लुकात बहाल करने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो अलग तरीके से सोच रहे हैं। अब अमेरिका ने पिछले दिनों ये कहा कि इजराइल को चाहिए कि किसी तरह से फिलिस्तीन स्टेट को माने, और अगर ये मान लेगा तो बहुत से अरब मुल्क हैं कि वो ताल्लुकात नॉर्मल करना चाहते हैं। उसने तो कैबिनेट से प्रस्ताव पास कर दिया नेतन्याहू ने कि मैं तो मानता नहीं हूं। हाँ, तो ठीक है, वो नहीं मानता, कब तक नहीं मानेगा नहीं मालूम। लेकिन जिस किस्म के फिलिस्तीनी स्टेट की बात अमेरिका कर रहा है, लंगड़ा लूला, बिल्कुल उसको कमजोर करके सिर्फ एक नाम का ऐलान कर दिया जाए। हत्ता के इस हद तक कह दिया गया अब तक कई बार कि एक फिलिस्तीन स्टेट बनने का रास्ता हमवार किया जाए, यानी आप झूठ का सिलसिला फिर से शुरू कर दो। इजराइल कम से कम नेतन्याहू इस मामले में तो अच्छा है कि वो वादा भी नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोलना चाहता। अब क्या, लेकिन उसके बावजूद इजराइल इस तरह से बच पाएगा कि सब तरफ से रेजिस्टेंस ताकतें
अपनी मजबूती जाहिर कर रही हैं और अब तक 4.5 महीने हो गए साहब, अभी तक हमास का उस तरह से तो ये न तबाह कर सके। मैं और कह ना रहा ही हूं सर, रोक रहा हूं आपको, सिर्फ हमास के नुकसान से ही हम असली नुकसान मानेंगे कि फिलिस्तीन पूरी तरह तबाह हो गया उसको भी नुकसान मानेंगे? बेशक यकीनी तौर पर फिलिस्तीनी जो मारे गए हैं, जो तबाही हो रही है, वो नुकसान यकीनी तौर पर बड़ा नुकसान है। अब उसमें रिकंस्ट्रक्शन होगा, अरब मुल्क हुकूमतें उसमें मदद करेंगी, ये सब कहानी शुरू होगी, लेकिन असल जिंदगी वापस नॉर्मल कब हो पाएगी, ये वाकईन बहुत बड़ा सवाल है और बहुत मुश्किल भी सवाल है। और ऐसी हालत में जबकि दुश्मन इतना जलील हो, इतना नाइंसाफी वाला हो, दुश्मन सिर्फ और सिर्फ कत्ल करना जानता हो, ऐसे हालात में वाकईन बहुत मुश्किल है फिलिस्तीनियों के लिए भी, और शायद उनके लिए डू एंड डाई, मौत और जिंदगी का सवाल है, वो भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं। ऐसे हालात लग रहे हैं बज़ाहिर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, करो या मरो जैसी स्थिति है, क्योंकि अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे मोदी जी को सुना होगा ना आपने कल, यही समय है, सही समय है, जितने तमाम मंदिर हैं अब बनाकर छोड़ ही डालेंगे, क्योंकि अब नहीं बनाए तो फिर कब बनाएंगे, और धर्म के आधार पर ही राजनीति को आगे बढ़ाना है। तो यही स्थिति वहां पर उभर कर सामने आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब नहीं तो कभी नहीं, और यही समय है, सही समय है, करो या मरो की स्थिति में जीत और हार किसके हिस्से में क्या आता है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।